आरव और अदिति कश्मीर से वापस आ गए थे और वापस आने के बाद वे सभी अपने कामों में बिजी हो गए थे। मगर आरव को याद आया कि लॉयर ने उसे बताया था कि उस हादसा और अदिति को डैड को फंसाने के पीछे प्राइम एसेंस कंपनी का हाथ है। आरव को ये भी पता था कि क्रिश प्राइम एसेंस कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी में उसकी अच्छी पोजीशन भी है। क्रिश और अदिति के मीटिंग वाले दिन को याद करते हुए आरव ने अदिति से कहा, डैड को छुड़ाने के लिए उस मीटिंग में क्रिश ने तुमसे कोई शर्त रखी थी? नहीं, बल्कि वो तो कह रहा था कि एक पुराना क्लासमेट होने की वजह से वो मेरी हेल्प करना चाहता है। आरव को सोचते हुए देखकर अदिति ने अपना सर उठाया और सीरियस एक्सप्रेशन से आरव की तरफ मुड़ गई। आई स्वेयर आरव, उसने बस इतना ही कहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अदिति, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से खाना खाओ। आरव को क्रिश के इंटेंशन साफ पता था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल उसके इंटेंशन सबके सामने आ ही जाएंगे। अगली सुबह अदिति अपने काम के लिए चली गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने आरव को कॉल किया। फोन पर ही वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। आरव, विक्टिम की फैमिली समझौते के लिए मान गई है और अब वो हमारे ऊपर केस भी नहीं करेंगे। आज डैड फाइनली लॉकअप से छूट जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। ये खबर सुनकर आरव बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसे पता था अब तक कबीर ने अपना काम कर लिया होगा और फिर जब विक्टिम के फैमिली को मुंह मांगी रकम मिल रही हो तो वो ना नहीं कर सकते थे। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तुमने इस बारे में मॉम को बताया? नहीं, अभी तक नहीं बताया है। सबसे पहले मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया। अब इसके बाद मैं मॉम को कॉल करूंगी। अच्छा आरव, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें डैड के पास चलना है। अदिति की बातें सुनकर आरव समझ पा रहा था कि अदिति इस वक्त कितनी ज्यादा खुश थी। वो अदिति के एक्सप्रेशंस इमेजिन कर पा रहा था। बाय द वे, अब हमें क्रिश से मिलकर उसे थैंक यू बोलना चाहिए। उसी की वजह से आज एक रात में विक्टिम की फैमिली समझौते के लिए मान गई है। आरव हैरान हो गया। उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई, क्योंकि ये काम उसने कबीर से कराया था, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो पाया था और क्रेडिट सीधे क्रिश लेकर जा रहा था। लेकिन जिस तरह से आरव ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वो इस बारे में अदिति को कुछ नहीं बता सकता था। चंद्रा फैमिली ने जैसे ही ये खबर सुना कि विक्टिम की फैमिली समझौते के लिए मान गई है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन राकेश जी को लॉकअप से रिहा कर दिया गया था। उनकी पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन के बाहर उनके आने का वेट कर रही थी। अपनी फैमिली को इतने टाइम बाद देखकर राकेश जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अंदर रहकर हर एक दिन उन्होंने बहुत मुश्किल से काटा था। बीना जी इमोशनल होकर राकेश जी के गले लग गई। शनाया ने भी उन्हें गले से लगा लिया। डैड, फाइनली आप बाहर आ गए। हम इतने दिन तक अच्छे से ना खा पाए हैं ना सो पाए हैं। अद्वैत भी मुस्कुराते हुए उनके सामने आ गया। अब हमारे घर का हेड फाइनली सेफ है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अपनी फैमिली मेंबर्स की ये बातें सुनकर राकेश जी ने अपनी आंखों के किनारे से अपने आंसुओं को पोंछा। थैंक यू सो मच अद्वैत, तुमने अपने कनेक्शन से बात करके मुझे निकालने में बहुत मदद की। अद्वैत ऑकवर्डली स्माइल करने लगा। आप मुझे क्यों एम्ब्रेस कर रहे हैं अंकल? मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ कि इस बारे में मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। अद्वैत की बात सुनकर बीना जी ने आरव की तरफ घूरते हुए देखा। अद्वैत, तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? कम से कम तुमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश तो की। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर खड़े हैं जो किसी काम के नहीं हैं, जो किसी भी क्रिटिकल मोमेंट में हमारी कभी मदद नहीं कर सकते। बीना जी की बात सुनकर अदिति समझ गई कि वो आरव को ताना दे रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये सच नहीं था। इसलिए बीना जी की बात सुनकर उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। आप ये सब नहीं कह सकती मॉम। आरव ने उस पूरे टाइम में हमारी बहुत मदद की है। वो हर बार रणवीर सर से मिला, लॉयर से मिला, हर जगह हर सिचुएशन में वो मेरे साथ था। इनफैक्ट वो तो विक्टिम की फैमिली के पास भी गया था और उन्हें समझाते हुए उसे चोट भी आई थी। फिर आप ये कैसे कह सकती कि उसने कुछ भी नहीं किया? अदिति की बात सुनकर बीना जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया था। हम ये सब छोड़ते हैं। राकेश जी, आप घर चलिए। आज काफी दिन बाद आप घर का खाना खाएंगे। ठीक है, हम घर चलते हैं। अंकल, हम घर क्यों चल रहे हैं? आज इतनी खुशी का दिन है तो आज तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सब होटल सिम्बा चलते हैं। हाँ, माना कि अब वो होटल हमारा नहीं रहा, लेकिन वो होटल हमारे घर से कम थोड़ी है। हम वहीं पर चलकर आज सेलिब्रेट करते हैं। राकेश जी ने अपना हाथ हवा में हिलाकर ना का इशारा कर दिया। नहीं, मुझे सीधा घर जाना है। घर में मुझे सुकून मिलेगा। सभी वापस बीना जी के फ्लैट आ गए। बीना जी ने आरव को किचन के काम में लगा दिया था और अदिति को फोर्सफुली अपने पास लिविंग रूम में बिठा कर रखा था, क्योंकि राकेश जी को इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल्स अदिति से जाननी थी। डैड, एक्चुअली मेरा एक बहुत पुराना क्लासमेट है। उसने ही इसमें हमारी मदद की है। उसी ने विक्टिम की फैमिली से बात की और वो लोग मान गए। कौन है वो?
अगर उसने सच में हमारी मदद की है तो हमें तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। डैड, उसे आप नहीं जानते, वो मेरी यूनिवर्सिटी का पुराना क्लासमेट है। अभी अब्रॉड से पढ़कर वापस आया है। वो प्राइम एसेंस कंपनी में काम कर रहा है और स्काईटॉप सिटी प्रोजेक्ट का फर्स्ट टर्म का इंचार्ज भी वही है। तुमने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्रिश और अदिति का पास्ट रिलेशनशिप रह चुका था। अदिति नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए उसने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। डोंट वरी डैड, मैं और आरव उससे एक दिन मिलेंगे और उसे पर्सनली थैंक यू बोलेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम किसी और दिन का वेट मत करो। आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन है, उसी की वजह से ये दिन आ पाया है। तुम अभी के अभी उसे कॉल करो और उसे यहाँ आने को बोलो। हम उससे मिलकर उसे थैंक यू बोलेंगे। अदिति इस सब के लिए तैयार नहीं थी। वो किचन की तरफ मुड़ गई। क्रिश ने उसकी हेल्प जरूर की थी, लेकिन वो बिना आरव से पूछे क्रिश को इनवाइट नहीं कर सकती थी। ये देखकर शनाया हंसने लगी। अदिति दी, आप इतना सोच क्यों रही हैं? उसने हमारी मदद की है, बदले में वो हमारे घर पर आकर हमारे साथ डिनर तो कर ही सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आरव जीजू बुरा नहीं मानेंगे, डोंट वरी। अरे और आरव क्यों जलने लगा? वो पुराना क्लासमेट है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। अदिति किचन में आ गई। आरव ने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए अदिति कुछ पूछती इसके पहले ही आरव बोल पड़ा। अब सब इतना कह ही रहे हैं तो तुम उसे बुला लो, बस आज की तो बात है। अदिति थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं था कि वो क्रिश को कॉल करके आने के लिए बोले। उसने एक मैसेज टाइप किया और उसमें क्रिश को लंच पर आने के लिए कहा और अपना एड्रेस भी भेज दिया। अरे तुम उसे कॉल तो कर लो, उसे कैसे पता चलेगा कि तुमने उसे मैसेज किया है? आई थिंक वो बिजी होगा, तो शायद वो नहीं आएगा। मैंने एड्रेस भेज दिया है, अगर आना होगा तो वो मुझे कॉल तो कर ही लेगा। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, क्या बना रहे हो वो बताओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूं? आधे घंटे बाद ही उनके घर का डोरबेल बजने लगा। अदिति डोर की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े आदमी को देखकर अदिति शॉक्ड होने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम यहाँ? अरे तुमने ही तो मैसेज करके बुलाया था ना, भूल गई? क्रिश अपने हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स, गिफ्ट्स, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट लिए खड़ा था। क्रिश, हाँ अंदर आओ ना। अदिति ने क्रिश को बस एक मैसेज किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके एक मैसेज करने के कुछ देर बाद क्रिश उसके घर पर आ धमकेगा। अदिति के मुंह से क्रिश का नाम सुनते ही बीना जी और राकेश जी भागते हुए डोर पर आ गए। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गए, आओ ना अंदर आओ। अरे तुम इतने सारे गिफ्ट्स क्यों लाए हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी, मैं अदिति का क्लासमेट क्रिश पोद्दार हूँ। अरे बच्चे, तुम तो बहुत प्यारे हो, आओ ना अंदर आओ। क्रिश अंदर आ गया। वो शनाया की तरफ स्माइल करते हुए मुड़ा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम पक्का अदिति की छोटी बहन हो। जब हम कॉलेज में थे तो अदिति तुम्हारे बारे में बहुत बातें किया करती थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो जाओगी, अपनी बहन की जितनी खूबसूरत हो गई हो। क्रिश के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शनाया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अरे आप तो मेरी बहन के बहुत अच्छे दोस्त लग रहे हैं, आपको काफी कुछ पता है। वैसे और क्या क्या बताया है अदिति दी ने आपको? यही बताया है कि तुम एक शरारती और जिद्दी बच्ची हो। खैर मॉम डैड, खाना बिल्कुल रेडी है, तो क्या हम खाना खाते हुए बात करें? अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो। राकेश जी ने क्रिश का हाथ थाम लिया। थैंक यू सो मच बेटा, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं इस जन्म में कभी लॉकअप से बाहर भी आ पाता या नहीं। प्लीज अंकल, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। ये कहते हुए क्रिश मुस्कुराने लगा। लास्ट टाइम जब वो अदिति से मिला था, उसके बाद मौका ही नहीं मिला कि वो विक्टिम की फैमिली से मिल सके। उसने अदिति की कोई हेल्प नहीं की थी, लेकिन उसे समझ आ गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लगता है विक्टिम की फैमिली अच्छा खासा पैसा देखकर समझौते के लिए मान गई, लेकिन अदिति की फैमिली तो मुझे ही भगवान मान रही है। ठीक है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। वो मुस्कुराते हुए अपने कंधे को ऊंचा कर डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया। उसे समझ आ गया था कि आरव से ज्यादा चंद्रा फैमिली के लिए वो एक रिस्पेक्टेड गेस्ट बन गया है। राकेश जी के एक तरफ अद्वैत बैठा था और दूसरी तरफ क्रिश। आरव सामने खड़ा था। उनको देखकर लग रहा था जैसे आरव नहीं, क्रिश उनका असली दामाद हो। बीना, आखिरी बार अद्वैत जो वाइन लाया था वो लेकर आ जाओ, आज हम उससे ही सेलिब्रेट करेंगे। क्रिश ने फौरन ना में सिर हिला दिया। नहीं अंकल, मुझे वापस ऑफिस के लिए निकलना है,
ड्रिंक करने के बाद मैं ड्राइव नहीं कर सकता। बीना जी वाइन लेकर आ चुकी थी। राकेश जी ने वाइन ग्लास में लिया और उसे कृष की तरफ बढ़ा दिया और फिर सामने खड़े आरव की तरफ मुड़ गए। आरव, तुम्हें ड्रिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। लंच करने के बाद तुम कृष को वापस उसकी कंपनी छोड़ देना। राकेश जी की बात सुनकर कृष ने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, आफ्टर ऑल कृष हमारा गेस्ट है, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आरव ने जानबूझकर ये लाइन कही थी ताकि कृष को याद रहे कि वो एक आउटसाइडर है और आरव की बात सच में काम कर गई। कृष के चेहरे से स्माइल गायब हो गई थी और वो आरव को घूरते हुए देखने लगा। मैं बता नहीं सकता, पिछले दिनों पुलिस स्टेशन में रहते हुए मैंने क्या क्या झेला है। मैं ठीक से ना खा पा रहा था और ना सो पा रहा था। थैंक यू सो मच कृष, तुम्हारी वजह से मैं बाहर आ गया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अंकल, ये तो मुझे करना ही था। आफ्टर ऑल मेरा अदिति के साथ रिश्ता है ही इतना खास, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कृष की बात किसी को समझ नहीं आई, लेकिन सब कंफ्यूज होकर अदिति और कृष को देखने लगे। वैसे अदिति ने बताया कि तुम अभी अब्रॉड से लौटे हो, तो आगे का क्या प्लान है? अगर तुम बुरा ना मानो तो बता सकते हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं अभी बाहर से लौटा हूँ और अभी तो मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। मुझे गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोई जल्दी नहीं है। फिर उसने अपना सिर उठाकर अदिति की तरफ देखा। और वैसे भी कोई है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसे छोड़कर मैं किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। कृष की बात सुनकर आरव ने अदिति के कंधे पर प्यार से हाथ रख दिया। अदिति, तुम कृष की क्लासमेट रह चुकी हो और अब तो इसने हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हेल्प की है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी कंपनी की कुछ फीमेल कलीग्स से कृष को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि अदिति ऐसा कुछ करे, वैसे भी उसे अच्छे से पता है कि मेरे दिल में कौन है। कृष की बात सुनकर बीना जी, राकेश जी और बाकी सभी हैरानी से कृष और अदिति को देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये देखकर आरव ने टॉपिक चेंज करने के लिए कहा। अरे फिर तो तुम खुद ही देख लेना, तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने विक्टिम की फैमिली को समझौते के लिए कैसे राजी किया? क्योंकि इसके पहले तो अदिति की कंपनी ने कितनी बार उन्हें लाखों रुपए ऑफर किए थे, लेकिन हर बार वो रिजेक्ट करते गए। आरव के सवाल को सुनकर अदिति भी क्यूरियस होकर कृष को देखने लगी। उसे भी जानना था कि आखिरकार कृष ने ऐसा क्या जादू किया कि वो एक ही रात में उसकी बात मान गए। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस मैं उनके पास गया, उनके साथ बैठा, उनके दर्द को समझा और फिर मैंने उन्हें बताया कि अगर वो अभी समझौते को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनका बहुत फायदा है, लेकिन अगर उन्होंने इसी तरह डिले किया तो फिर गोल्डन गेट रियल एस्टेट जैसी बड़ी कंपनी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इस केस को लंबे टाइम तक होल्ड पर रखवा दे। और अगर 1-1.5 साल से ज्यादा ये केस चला गया तो उसके बाद उन्हें कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। कृष की बात सुनकर राकेश जी लगातार हाँ में सिर हिलाए जा रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि अगर वो अभी समझौते के लिए मान जाते हैं तो उन्हें उनकी मुंह मांगी रकम मिल जाएगी और ऐसे में ये डील बुरा नहीं है, और वो मान गए। कृष ने बहुत अच्छे से अपनी बात सबको समझा दी थी। आरव ये सब सुनकर गुस्से से उसे घूरने लगा। ये सारी चीज ऑलरेडी विक्टिम की फैमिली को समझाया जा चुका था, लेकिन वो पहले नहीं माने थे। कबीर के वहां से जाने के बाद ही ये सब पॉसिबल हो पाया था, इसलिए इस इंसिडेंट में आरव के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। अदिति, कृष्ण ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम मेरी तरफ से इसे एक ग्लास ड्रिंक तो बढ़ाओ। अदिति जूस पी रही थी। मुझे सेकंड हाफ में ऑफिस जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक तो नहीं कर सकती, लेकिन ये लो तुम्हारा ड्रिंक। तुम्हें मेरे साथ इतना पोलाइटली पेश आने की जरूरत नहीं है अदिति, मैं खुद ले लेता हूँ। खाना खाने के बाद बीना जी, राकेश जी कृष को कुछ देर और वहाँ रखना चाहते थे, लेकिन उसका काम था तो वो वहाँ से निकल गया। बेटा तुम आते रहना। आरव अपनी कार में अदिति और कृष को लेकर कृष के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। कृष को नशे में देखकर अदिति थोड़ी परेशान थी। कृष, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ऑफिस जाना सही रहेगा। तुम लीव के लिए अप्लाई कर दो और घर जाकर रेस्ट करो। अरे डोंट वरी, मुझे नशा नहीं हुआ है। खैर तुम ये बताओ कि इतना कुछ होने के बाद क्या तुम्हारी कंपनी तुम्हें जॉब से नहीं निकालेगी? ये मैं कब से तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स थे इसलिए मैंने नहीं पूछा। मेरे बॉस ने अभी तक ऐसा कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील कर रही हूँ और इस गिल्ट के साथ तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैं रिजाइन देने वाली हूँ। तुम ऐसा मत सोचो, ये सब बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें निकाल देगी तो तुम फिक्र मत करना, मैं अपनी कंपनी में तुम्हें नई जॉब दिला दूंगा। आरव
शीशे से ही क्रिश को लगातार देख रहा था। अदिति, इस बारे में तुम ज्यादा सोचो मत। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उस मैटर में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी तुम्हें लगे कि रेजिग्नेशन देना है तो तुम एक बार मिस्टर रणवीर से बात कर लो, फिर डिसीजन ले लेना। और जहां तक मुझे लगता है मिस्टर रणवीर भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। ठीक है, मैं बात कर लूंगी, फिर सर जो भी कहे मुझे मंजूर होगा। कंपनी में आने के बाद अदिति सीधे रणवीर से मिलने उनके केबिन में चली गई। सर, मेरी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अगर आपको लगता है कि मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूँ तो आप मुझे मेरी पोजीशन से हटा सकते हो। अदिति की बात सुनकर रणवीर बिल्कुल हड़बड़ा गए। अगर वो अदिति को उसकी पोजीशन से हटा देते तो शायद वो इस कंपनी के बॉस की पोजीशन पर भी नहीं रह पाते। ये सोचते ही रणवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अदिति, तुम ज्यादा मत सोचो। इस एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये सब स्प्लेंडेड बिल्डर्स की वजह से हुआ है। तुम इसका ब्लेम अपने सर पर मत लो। और हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। इतना कुछ होने के बाद अब हम उस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। हम उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। तुम ये बात अपने कजिन को बता देना। अदिति खुद भी निखिल की वजह से बहुत परेशान थी। मैं समझ गई सर, मैं इस बारे में निखिल को बता दूंगी। नहीं अदिति, तुम्हें इस मैटर में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मैं लॉयर से बोल दूंगा, वो ये हैंडल कर लेगा। और एक बात अदिति, आई होप कि इस इंसिडेंट के बाद तुम पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को पूरा करोगी। प्रोजेक्ट शुरू से लेकर एंड तक तुम्हें पूरा काम खुद संभालना है। रणवीर की बातें सुनकर अदिति की आंखें नम हो गई। आप मुझ पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं सर, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। लेकिन सर, अगर आपने मुझे पनिशमेंट नहीं दिया तो बाकी के एम्प्लॉइज आपके पीछे बुरा बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारे पास बहुत काम है तो जाओ और सिर्फ काम पर ध्यान दो। थैंक यू सर। ये कहते हुए अदिति ने अपने आंसू को पोंछ लिया और केबिन से बाहर आ गई। शाम को ऑफिस के बाद वो आरव के साथ उसके कार में बैठी हुई थी। आज जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ आरव को बता दिया। आरव, रणवीर सर ने मुझ पर बहुत भरोसा दिखाया है और इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे उनके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। अब तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना है और ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो। हाँ, मैं जरूर ध्यान रखूंगी। ये कहते हुए अदिति आराम से बैठ गई। पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। आज फाइनली मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। आज अदिति रिलैक्स्ड फील कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ गोल्डन गेट रियल एस्टेट कंपनी से लॉयर के कॉल आने के बाद निखिल के होश उड़ गए थे। उसे जैसे ही पता चला कि अब वो कंपनी उसकी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहती है तो उसने परेशान होकर फौरन कोकिला जी को ये बात बताई। उसके बाद वो लोग फौरन ही बीना जी के घर आ गए। निखिल को अपने सामने देखकर राकेश जी गुस्से से निखिल को खरी खोटी सुनाए जा रहे थे। तुम मेरे लगाए पैसे मुझे वापस दे दो। मुझे तुम्हारी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनना है। फिर तुम्हें जो करना है, जैसे करना है तुम करो। निखिल ने एम्बैरेसमेंट से अपना सर नीचे कर लिया। सॉरी अंकल, ये बिल्कुल सच है कि मैंने सारे पैसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिए हैं। वर्कर्स को हायर करने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने में मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मतलब तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है अंकल, मैं आपके पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन गोल्डन गेट रियल एस्टेट कंपनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। अब आप ही बताइए, मैं आपके पैसे वापस कैसे लाऊं? निखिल की बात सुनकर राकेश जी के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो धड़ाम से सोफे पर बैठ गए। आप इतना परेशान मत होइए राकेश जी, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। राकेश जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और गुस्से से निखिल की तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़े या अपनी कंपनी का सामान, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस, वरना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। हम सब एक परिवार हैं, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो राकेश? मुझे कोर्ट में जाने का डर नहीं है। वैसे भी गोल्डन गेट रियल एस्टेट कंपनी मेरे ऊपर केस करने ही वाली है, तो आप भी कर देना। लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए तो अब उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? हमें गोल्डन गेट रियल एस्टेट कंपनी से बात करनी पड़ेगी और उन्हें कहना पड़ेगा कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना करे। फिर जैसे ही मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से पैसे कमा लूंगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। इतना ही नहीं, मुझे जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। निखिल मासूमियत से राकेश जी के सामने आकर बैठ गया। अंकल, अगर आप मेरी एक बार मदद कर देंगे तो इससे आपकी भी मदद हो जाएगी।
अरे पर ये सब होगा कैसे? वो हमारी बात क्यों मानेंगे? अदिति अभी भी स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट की सेकंड फेज की इंचार्ज है। अगर आप लोग अदिति से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रणवीर सर से बात करे तो ये मामला सुलझ जाएगा। इस प्रॉब्लम की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। निखिल ने उन दोनों की दुखती रग को पकड़ लिया था। वो समझ चुका था कि राकेश और बीना जी अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते थे। इधर आरव और अदिति घर पहुंच गए थे और दोनों डिनर बनाने जा रहे थे। तभी अदिति के फोन पर बीना जी का कॉल आया। बीना जी ने अदिति से कहा कि राकेश जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए वो दोनों जल्द से जल्द उनके घर आ जाएं। आरव, एक बैड न्यूज है। डैड की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े हैं। प्लीज उनके घर जल्दी चलो। अरे ऐसे कैसे अचानक से बेहोश हो गए? मुझे कोई आइडिया नहीं है आरव, मॉम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम जल्दी चलो। कुछ देर बाद आरव और अदिति बीना जी के फ्लैट पर आ गए। उन्होंने जैसे ही घर के अंदर एंटर किया, उन्होंने देखा लिविंग रूम में राकेश जी सोफे पर लेटे हुए हैं और उनका सर एक टॉल से कवर किया हुआ है। बीना जी, कोकिला जी, ईशा और निखिल उनके सामने ही लाइन से खड़े थे। अदिति के पास टाइम नहीं था कि वो उनसे पूछे कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो भागते हुए राकेश जी के पास गई। डैड को क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं, बस वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसी वजह से उन्हें चक्कर आ गया। लेकिन ऐसा क्या हो गया था? डैड को गुस्सा क्यों आया? अदिति कंफ्यूज होकर कोकिला जी और निखिल की तरफ मुड़ गई। आई एम रियली सॉरी अदिति, ये सब मेरी गलती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे डैड की ये हालत हो गई? निखिल ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस और गिल्टी फील कर रहा हो। मैंने बस अंकल को बताया कि गोल्डन गेट रियल एस्टेट कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट कर दिया है और इसलिए उन्होंने हमारी कंपनी में जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे डूब गए। जैसे ही मैंने ये बताया, अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और बेहोश हो गए। ये सब क्या है डैड? कुछ पैसों की ही तो बात है। इन पैसों के लिए आप अपने हेल्थ से क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? ऐसे कैसे पैसे मैटर नहीं करते? अरे हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? 80 लाख कोई मामूली बात नहीं है। मॉम, मैं और आरव है ना, हम फ्यूचर में आपका ध्यान रखेंगे। हम नहीं चाहते कि तुम हमें पालो, हमें बस अपने पैसे वापस चाहिए। निखिल ने बताया कि अगर उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो हमें अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। एक काम करो अदिति, तुम अपने बॉस से बात करो और उससे बोलो कि वो निखिल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना करे, ताकि निखिल आराम से पैसे कमा सके और हमें हमारे पैसे वापस लौटा दे। अदिति के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ दिखाई देने लगी। रणवीर ने उसे फायर ना करके उस पर ऑलरेडी बहुत बड़ा एहसान किया था। इस बात को लेकर वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी और अब बीना जी उसे कह रही थी कि वो निखिल के लिए फिर से उससे बात करे। मॉम, इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सर ने ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है। अब चाहे कुछ भी हो, वो अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। मुझे फायर ना करके ऑलरेडी उन्होंने अपनी काइंडनेस दिखा दी है। प्लीज अदिति दी, आप हमारी हेल्प कर दो, वरना हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। प्लीज अदिति, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी और फिर गोल्डन रियल एस्टेट कंपनी मेरे ऊपर केस भी करने वाली है। वो मुझसे कंपनसेशन की भी मांग करेंगे। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी इसी वक्त बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। लास्ट टाइम बड़ी माँ बिल्डिंग से जंप करने जा रही थी और आज तुम बिल्डिंग से जंप कर रहे हो। कहीं ये तुम्हारी फैमिली का कोई ट्रेडिशन तो नहीं है? आरव की बात सुनकर कोकिला जी ने घूरते हुए आरव को देखा। तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? हम अदिति से मदद मांग रहे हैं, तुमसे नहीं, जो तुम इस तरह एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी वजह से अदिति के मॉम डैड अपने पैसे गंवा दे? राकेश जी नाटक करते हुए अदिति को देखने लगे। बेटा, हम सब आखिर में एक ही फैमिली तो हैं, प्लीज उसकी मदद कर दो। सब एक बार फिर से अदिति से रिक्वेस्ट करने लगे थे। ये देखकर आरव अदिति के पास आ गया। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके पैसे वापस करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बीना जी हैरानी से आरव की तरफ देखने लगी। तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो आरव? अदिति ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही है। वो तो जॉब भी छोड़ना चाहती थी, लेकिन मिस्टर रणवीर ने इसकी सिचुएशन समझी और इसे जॉब से नहीं निकाला क्योंकि वो अदिति पर भरोसा करते हैं।
लेकिन अगर आप लोग एक बार फिर से अदिति को निखिल के लिए मिस्टर रणवीर से बात करने के लिए मजबूर करेंगे तो अब मिस्टर रणवीर अदिति पर मेहरबानी नहीं करेंगे, वो उसे एक झटके में कंपनी से बाहर निकाल देंगे और इसके बाद अदिति का फ्यूचर खराब हो जाएगा। क्या ये सब जानने के बाद भी आप लोगों को लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए? आरव की बात सुनकर बीना जी बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि उन्होंने ऐसे रिजल्ट की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। आरव की बात को सुनने के बाद राकेश जी ने ना में सिर हिला दिया। अगर ये रिस्क है तो बिल्कुल नहीं। अदिति, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी मदद करने की। फिर मेरी कंपनी बंद हो जाएगी अंकल, तो मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगा? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं और अदिति मॉम डैड को उतने पैसे दिलवा देंगे। 80 रुपए की बात नहीं हो रही है, 80 लाख की बात हो रही है। तुम अपने 2 कौड़ी के जॉब से कितने रुपए कमा सकते हो? तुमने ऑलरेडी अपनी BMW लोन पर ली हुई है। अमीर बनने का ढोंग करते करते कहीं तुम खुद को सच में अमीर तो नहीं समझने लगे ना? अगर तुम्हारे पास सच में 80 लाख रुपए हुए तो आगे से मैं भी अपना सरनेम अंबानी लिख लूंगी। ये सब सुनकर आरव अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अदिति, तुम्हें याद है हमने वो टाइगर टैली बेचा था? आरव की बात सुनकर अदिति ने अपने पर्स में से बैंक का कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड में वो पैसे थे जो टाइगर टैली के बदले उसे रणवीर ने दिया था। मॉम डैड, टाइगर टैली से मिले हुए वो पैसे हैं, इसे आप रख लीजिए। अब डैड प्लीज आप अपने डूबे हुए पैसों की फिक्र मत कीजिए। बीना जी ने जल्दी से वो कार्ड खींच लिया और शक भरी नजरों से उसे देखने लगी। क्या सच में इस कार्ड में 80 लाख से ज्यादा रुपए हैं? तुमने इस बारे में हमें कभी बताया क्यों नहीं? आपको याद है जब हम सिंगापुर गए थे, वहाँ से आरिफ ने रोड साइड स्टॉल से कुछ एंटीक्स खरीदा था, उसी में ये भी था। तब आरिफ को लगा कि ये रियल है और सच में ये रियल ही निकला। ये सुनकर कोकिला जी ने एम्बैरेसमेंट से अपना सिर नीचे झुका लिया। कुछ देर पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर आरव के पास इतने पैसे हुए तो वो अपना सरनेम चेंज कर लेगी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करने वाली थी। इतने पैसे हाथ में आते ही राकेश जी अपनी जगह से खड़े हो गए। तुमने बस 3000 देकर वो रियल एंटीक खरीद लिया? कहीं इसीलिए तो मिस्टर रणवीर ने तुम्हें प्रमोशन नहीं दिया? ऐसा हो भी सकता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आरव कि तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो। तुम्हें इतनी ज्यादा पुरानी और कीमती चीजों की समझ है। मुझे भी नहीं पता था कि वो डिसीजन सच में मेरे फेवर में काम करेगा। उसे मैंने तो बस ऐसे ही खरीद लिया था। अच्छा, तो तुम्हें इन चीजों की नॉलेज नहीं है, मतलब बस तुम्हारी किस्मत अच्छी हो गई। आरव की बात सुनकर राकेश जी डिसअपॉइंटेड फील करने लगे। वो फिर से निखिल की तरफ मुड़ गए। मेरे सारे इन्वेस्टेड पैसे जो डूबे हुए हैं, तुम उनके बारे में भूल जाओ, मुझे वो वापस नहीं चाहिए। ये सुनकर निखिल, ईशा और कोकिला जी घबराने लगे। निखिल ने इतना कुछ तमाशा किया था ताकि अदिति रणवीर के सामने उसकी कंपनी का प्रपोजल फिर से रखे। बीना, तुम मेरी मदद नहीं करोगी? कोकिला जी की बात सुनते ही आरव समझ गया कि वो लोग फिर से रोने धोने का नाटक शुरू कर देंगे। बड़ी माँ, मैं आपको सीधे बताता हूँ कि अगर निखिल ने आगे बढ़कर उस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ले ली होती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। अब मीडिया में अदिति की कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, स्प्लेंडेड बिल्डर और गोल्डन गेट रियल एस्टेट के बीच में कॉपरेशन पॉसिबल नहीं है। अरे वो भला कॉपरेट ना करें, लेकिन वो लोग अब मेरी कंपनी के खिलाफ केस करने जा रहे हैं। हमें उन्हें कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। अगर मैंने अपने सारे सामान बेच भी दिए तो भी मैं इतना सारा कर्ज का पैसा चुका नहीं पाऊंगा। अदिति, प्लीज रणवीर सर से बात करके मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये कहते हुए निखिल एक बार फिर अदिति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। निखिल प्लीज ये सब मत करो, जल्दी से अपनी जगह से उठ जाओ। निखिल, देखो तुम अदिति के रिलेटिव हो और इसलिए अदिति बैठकर तमाशा नहीं देखने वाली है। तुम्हारी जितनी मदद हो सकती है वो करेगी। अदिति कोशिश करेगी कि उसकी कंपनी तुम्हारी कंपनी पर केस ना करे, लेकिन रही कंपनसेशन की बात तो वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। निखिल ने जैसे ही सुना कि बस उसे पैसे देने पड़ेंगे, उसकी आंखों में चमक आ गई। अदिति, तुम बस अपनी तरफ से कोशिश करना, उतना काफी होगा। मिस्टर रणवीर तुम्हारी बात मानते हैं तो ठीक है। हाँ, ये सही कह रहा है। अभी तुम बस एक कोशिश करके देखो। अगर ये बातें हो गई हो और डैड आप ठीक हो तो क्या मैं और अदिति घर निकल जाएं? बहुत रात हो गई है। राकेश जी और बीना जी ने हाँ में सिर हिला दिए और आरव अदिति के साथ वहाँ से निकल गया। लेकिन निखिल और कोकिला जी अभी भी वहीं पर खड़े थे। ये देखकर राकेश जी गुस्से से उनकी तरफ मुड़ गए। इतना तमाशा करके तुम लोगों का मन नहीं भरा, या तुम लोगों को और भी फैमिली खेलना है? ये तो मेरी बेटी मेरे बारे में इतना सोचती है, वरना तुम लोग तो मुझे सच में अस्पताल पहुंचा ही दिए होते। बीना जी समझ गई थी कि इस वक्त राकेश जी के सामने कोई भी बात करना बस उनके गुस्से को और ज्यादा बढ़ाएगा, इसलिए वो कोकिला जी की तरफ मुड़ गई। दीदी, आप लोग अभी जाओ,
हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बीना जी कोकिला और उनकी फैमिली को बाहर नीचे तक छोड़ने आए। कोकिला जी एक बार फिर बीना जी के सामने गिड़गिड़ाने लगी। बीना, प्लीज हमारी मदद कर दे, हमारी फैमिली को बिखरने से बचा ले। एक आखिरी बार प्लीज हमारी मदद कर दो। बीना जी का दिल पिघल गया। दीदी, तुम परेशान मत हो, मैं कल अदिति के पास फिर से जाऊंगी और उससे बात करूंगी। वैसे अदिति का एक दोस्त भी है, वो भी स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, शायद वो भी हमारी मदद कर सकता है। ये सुनते ही निखिल का चेहरा चमक उठा। अरे हाँ, वो दोस्त शायद कृष पोद्दार है। मैं स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट की सेलिब्रेशन पार्टी में उससे पहले भी मिल चुका हूँ। मेरे पास तो उसका बिजनेस कार्ड भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उससे पहले भी मिल चुके हो। तो ठीक है, तुम कल ही उससे बात करो और उससे मिलो। लेकिन हाँ, अदिति को इस बारे में मत बताना। अगर कृष हमारी मदद के लिए मान जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर वो नहीं मानता तो फिर हम अदिति से एक बार बात करेंगे। थैंक यू सो मच आंटी। अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं इमीडिएटली आपको आपके सभी पैसे वापस लौटा दूंगा।